दोस्तों, एनवीएन के विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात में भाजपा के अंदर बगावत की चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहली वोटिंग 1 दिसंबर को होगी और दूसरा फेज 5 दिसंबर को होगा। काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी और उसके बाद चुनाव के नतीजे जाहिर कर दिए जाएंगे। भारत में अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा बड़े आराम से जीत रही है, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, आपने देखा कि ये भाजपा वाले वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि ये प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये दरअसल उनका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, कमलम, उसके बाहर बैठे हुए हैं और ये वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये अपने ही नेतृत्व के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके जो मनपसंद नेता झाला का टिकट काट दिया गया है, उनको टिकट दिया जाए और ये कह रहे हैं कि राघव सिंह झाला तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जिसमें गृह मंत्री को खुद अपने गृह युद्ध को सुलझाने के लिए अपने गृह राज्य में जाना पड़ता है और वो 2 दिन से वहाँ पर हैं। वो पार्टी की ऑफिस में आकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ कर नहीं दे रहे। एक के बाद एक प्रदर्शन करने वाले वहाँ आ रहे हैं और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो ये दरअसल जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये खामोश बैठने वाले नहीं हैं। या तो इनको टिकट मिलेगा और अगर इनको टिकट नहीं मिला तो ये किसी और पार्टी की तरफ से या ये कि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाएंगे। और कल तो यहाँ तक के ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि अमित शाह जी को अपनी वो मीटिंग को कमलम से कैंसिल करके कमलम को ताला लगा के मीडिया सेंटर में जाना पड़ा ताकि वहाँ पर वो बात कर सकें। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा में इतने बड़े स्तर पर बगावत क्यों हो रही है। इसका एक कारण तो ये है कि भाजपा के जो विधायक सक्षम नहीं होते और अपने कार्यकाल में जन कल्याण का काम नहीं करते, उनको दोबारा चुनाव जीतना मुश्किल होता है, इसलिए उनको बदलना पड़ता है। इसीलिए आप देखें कि कुल 99 लोग जीते थे, उसमें से 50 लोगों का टिकट वो भाजपा काट चुकी है, इसलिए कि वो अक्षम थे। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी तक उनको पाला क्यों गया। जब 5 साल पूरे हो गए तब जाके उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे थे तो उनको बीच में से ही निकाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा वो ऐसा खतरा मोल नहीं लेती। वो अपने लोगों को नहीं निकालती, बल्कि विरोधियों के जीते हुए विधायकों को तोड़कर अपने साथ जोड़ लेती है। इससे वो संख्या बल तो बढ़ जाती है और बड़ी खुशी मनाई जाती है, बड़े फोटो छपते हैं। लेकिन चुनाव के समय एक क्षेत्र में 2 दावेदार खड़े हो जाते हैं। एक तो वो जो अपना पक्ष छोड़कर भाजपा में आया, वो जीता हुआ कैंडिडेट है, वो ये कहता है कि मैं यहाँ से जीत चुका हूँ, इसलिए मुझको टिकट मिलना चाहिए। और दूसरा वो जिसने उसका मुकाबला किया भाजपा की तरफ से और जो थोड़े से वोट से हार गया, तो वो ये कहता है कि मैं वो पार्टी का वफादार उम्मीदवार हूँ, मैंने अपनी पूरा जीवन इसके लिए खपाया है, तो एक मर्तबा हार गया तो क्या हुआ, इस मर्तबा मुझे फिर से टिकट दीजिए, मैं इस मर्तबा जीत के दिखाऊंगा। तो इस तरह से जब 2 दावेदार खड़े हो जाते हैं तो उन दोनों को तो टिकट दिया नहीं जा सकता, इसलिए किसी एक को टिकट देना पड़ता है। और जब दूसरे को टिकट नहीं दिया जाता तो फिर वो वो बगावत कर देता है। तो ये वो आज का बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब इस तरह की बात होती है, इस पर चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं कि मोदी के होते गुजरात में भाजपा कैसे हार सकती है। आइए जरा इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऊंझा चले। ऊंझा, आप सोच रहे होंगे कि ये ऊंझा क्या है और इसके अंदर क्या खास बात है। ऊंझा के अंदर वो वडनगर है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है। महाभारत के काल में इसका नाम आनंदपुरा हुआ करता था और 7वीं शताब्दी तक उसका इतिहास में जिक्र मिलता है। अभी हाल में हुई खुदाई में वडनगर के अंदर वो 7वीं शताब्दी के एक बौद्ध मठ का भी पता चला है,
जो ज़मीन में दबा हुआ था और उसके अंदर 9 कमरे थे, स्तूप थे वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये वडनगर जो है एक ऐतिहासिक शहर है जो कि ऊंझा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। अभी ताज़ा बात ये है कि ये वही वडनगर है जो अहमदाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी वडनगर में मोदी जी पले बढ़े और पड़े हैं। यहीं पर वो तालाब है जहाँ बाल नरेंद्र जो है वो मगरमच्छ, जहाँ से बाल नरेंद्र मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ के ले आए थे। आपने ये कहानी तो पढ़ी या सुनी ही होगी। यहाँ जो है वो मशहूर रेलवे स्टेशन भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर मोदी जी के पिता और ख़ुद पीएम भी जो है वो चाय बेचा करते थे। अब वो दुनिया के बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली नेताओं में उनका जो है वो शुमार होने लगा है, उनको गिना जाने लगा है। लेकिन आइए देखें कि इस विधानसभा क्षेत्र में, ऊंझा के विधानसभा क्षेत्र में, जिसके अंदर वडनगर है यानी हमारे प्रधानमंत्री की जन्मभूमि, उसके अंदर पिछले 50 सालों में क्या कुछ होता रहा है। देखिए, यहाँ पर 1972 के बाद 2017 तक कभी किसी कांग्रेस के उम्मीदवार को यश प्राप्त नहीं हुआ था। 1972 में शंकर लाल मोहन लाल गुरु नाम के एक व्यक्ति जो है वो कांग्रेस के टिकट पे जीते थे। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि उनको केवल 30,000 वोट मिले थे। लेकिन उनके मुकाबले जो कैंडिडेट खड़ा था उसको जो है वो केवल 21,000 वोट मिले और तकरीबन 9,000 वोट से वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। 1972 के बाद आप ये देखें कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस को जिताना बंद कर दिया। अब आइए आप 1998 में पहली बार जो है वो जय नारायण भाई यानी जय नारायण लल्लू दास भाई जो है वो यहाँ से भाजपा के टिकट पे जीते। उनको कुल मिला के 61,378 वोट मिले और उनका मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने वाले ठाकुर दीवान जी को जो है वो 29,610 वोट मिले। यानी इन दोनों के बीच 31,768 वोट का फर्क था। और इस तरह 1998 में भाजपा ने इस चुनाव क्षेत्र में एक धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद 2002 का इलेक्शन आया, उसमें भी भाजपा ने जो है वो नारायण भाई को टिकट दिया और उन्होंने पहले से भी ज़्यादा यानी तकरीबन 77,000 वोट हासिल किए। इनके मुकाबले कांग्रेस का कैंडिडेट केवल 32,000 वोट हासिल कर सका और 45,000 वोट के फ़र्क से वो जो है वो जीत गए। इसके बाद 2007 का इलेक्शन आता है। 2007 के इलेक्शन में भाजपा के मतों की संख्या थोड़ी सी कम हुई यानी 65,000 हो गई और कांग्रेस के मत संख्या जो है वो बढ़ गई, वो जो है वो 32 से बढ़ के 40 हो गई। इस तरह से आप ये देखें कि पहले जो अंतर 44,000 था वो घट के 25,000 पर आ गया। अब आइए आप 2012 के चुनाव में। 2012 के चुनाव में फिर एक बार बीजेपी ने जो है उन्हीं नारायण भाई को मैदान में उतारा और उन्होंने 75,000 वोट हासिल किए यानी पहले से 10,000 ज़्यादा। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने 10,000 से ज़्यादा वोट बढ़ा दिए और इस तरह से आप ये देखें कि पहले जो 25,000 से जीत हुई थी वो थोड़ी सी घट के 24,000 से हो गई। यानी 2007 और 2012 के बीच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ। अब 2017 का इलेक्शन आता है यानी ये 2002 से 2007 तक और 2007 से 2012 तक नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी जो है वो नेतृत्व में ये 3 इलेक्शन लड़े गए और इसमें बीजेपी ने यश प्राप्त किया। अब 2012 के बाद 2014 आया। 2014 में नरेंद्र मोदी को जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और वो दिल्ली चले गए और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के तौर पे 2017 में प्रचार किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि ये जो 75,000 वोट नारायण भाई के पास थे 5 साल पहले यानी 2012 में, वो जो है वो घट के 62,000 पर आ गए और कांग्रेस के पास
जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी डॉक्टर आशा पटेल, उनको कुल 51,000 वोट मिले थे 2012 में, वो बढ़ के 81,000 पे पहुंच गए, बल्कि तकरीबन 82,000 आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि वो सीट जहां पर के उसके पहले 45 साल तक कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं जीता था, वहां पर जो है वो कांग्रेस को कामयाबी मिल गई, उसका कैंडिडेट जो है वो जीत गया, और कोई छोटे मोटे वोट से नहीं बल्कि 19,529 वोट से जीत गया। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि मोदी जी के होते हुए भाजपा जो है वो कैसे नाकाम हो सकती है, तो उनको ये बात याद रखना चाहिए कि मोदी जी का जो अपना गांव है वाड़नगर, और वो जिस चुनाव क्षेत्र में आता है उसमें वो प्रधानमंत्री के तौर पे भी भाजपा के कैंडिडेट को कामयाब करने में पिछली मर्तबा नाकाम हो गए थे। असल में लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी जो है वो चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करने लगते हैं। अब इस बार का संकट जो है वो पहले से अधिक गंभीर हो गया है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी आई तो भाजपा वाले बड़े खुश थे कि ये कांग्रेस का वोट काटेगी, लेकिन उसने 2-3 ऐसे काम कर दिए कि जिससे भाजपा जो है वो परेशान हो गई। पहला काम तो ये किया कि जो शहरी वोटर था, शहरी मतदाता था, उसको आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ आकर्षित किया। दूसरा काम ये किया कि जो हिंदू धर्म के ऊपर भाजपा की मोनोपोली थी कि वही हिंदू धर्म की बात कर सकते हैं, उसको जो है केजरीवाल ने समाप्त कर दिया। उन्होंने जो है अपने आप को मोदी से बड़ा हिंदू साबित कर दिया। और तीसरी बात यह है कि केजरीवाल ने अपना चुनाव प्रचार जो है वो मूलभूत समस्याओं पर करना शुरू किया, यानी वो बजाय इसके कि भाजपा के भावनात्मक इश्यूज पर या जातिवादी इशू पर जाती, उसने मूलभूत प्रश्नों को उठाना शुरू कर दिया और मूलभूत अधिकारों को उठाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से भाजपा जो है वो मजबूर हो गई कि अब जो है वो इन प्रश्नों पर बात करे, यानी बजाय इसके कि भाजपा के पाले में जाकर के इलेक्शन लड़ा जाए, केजरीवाल ने भाजपा को मजबूर किया कि वो उनके पाले में आकर के इलेक्शन लड़े। तो भाजपा का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी इन समस्याओं के ऊपर प्रचार नहीं कर सकती, वो कभी भी इन समस्याओं के ऊपर जो है वो मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकती। उसका खेल ही जो है वो हिंदू मुस्लिम लड़ाओ झगड़ाओ में होता है। इसीलिए आप देखिए कि बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलती। कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब वो चाहते हैं कि कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोले और फिर वो उसका फ़ायदा उठा करके जो है वो हिंदू मतदाताओं को डराएं और धमकाएं और उनको जो है वो अपने तरफ आकर्षित करें। तो ये भाजपा का खेल है। लेकिन इस बार केजरीवाल ने जो है वो सिचुएशन बदल दिया है। अब लोग वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि आप 27 साल से जो है हुकूमत कर रहे हैं, तो हमारे ये मूलभूत प्रश्न क्यों नहीं सॉल्व हुए, हमको जो है ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं मिली। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा मसला जो है भाजपा के भीतर ज़बरदस्त बगावत है। उसका एक कारण यह है कि बड़े बड़े नेताओं के ऊपर से उसका विश्वास समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का टिकट काट दिया गया, या ये कि पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का टिकट काट दिया गया। अब ऐसे लोगों को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो जाहिर है कि या तो वो बागी के तौर पर लड़ेंगे, या अगर बागी के तौर पर नहीं लड़ेंगे तो अपने किसी न किसी आदमी को जो है वो अपक्ष खड़ा करके उसका समर्थन करेंगे। तो ये जो है वो भाजपा की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ एक बात ये भी है कि मोदी जी को वहाँ पर अभी तकरीबन 2002 से लेकर 2022 तक लोग देखते देखते 20 साल से थोड़े बहुत उब चुके हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि भाजपा हार नहीं सकती। ये अब खुला खेल है, इसमें मोदी समेत कोई भी हार सकता है। अब कौन हारेगा और किसकी जीत होगी इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। उस समय तक चुनाव प्रचार देखिए और उससे मनोरंजन प्राप्त कीजिए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।